हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बच्चों ध्यान रखो, हमने पहले जो हमने किया था, देखिए ये आपका एसिड बेस था। एसिड बेस में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। इसके बाद में हमने फिर बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड और बेस की जो बेसिसिटी है वो पढ़ी। अब देखिए इसके बाद में हमने इसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमियां रह गई वो भी पढ़ी। इस पढ़ने के अंदर हमने दो बात ध्यान रखी। एक तो आरएनएस तो ने क्या बोला, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, हर मेरे उसमें वीडियो के अंदर अपलोड ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि रिपीटेशन से जो चीज़ याद होती है, अगर आपने सिंपल सुन भी लिया और बार बार सुन लिया तो कम से कम इतना तो आपको पता लग जाएगा कि आरएनएस ने क्या बताया। आरएनएस ने सिर्फ इतना बताया कि जो H+ आयन देते हैं सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलने के बाद में जो H+ आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो आपका बेस कहलाते हैं। ठीक है। और आपने ब्रोंस्टेड लोरी में क्या देखा कि इसने कहा कि H+ आयन अर्थात प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और इसके बाद में प्रोटॉन के बाद में जो आपकी बात आती है वो आती है फिर लुईस कॉन्सेप्ट की बात आती है। लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या देखा, हमने दो ही बात जानी, जो लोन पेयर वे अणु आपके न्यूट्रल हो सकते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन न्यून हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके जो जो इसमें वृहद इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं वो हो सकते हैं, जो लोन पेयर जो रखते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इसमें दो बात इंपॉर्टेंट होती है, जो लोन पेयर देते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं, और जो लोन पेयर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। अब लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर दो बातें और इम्पोर्टेंट होती हैं कि इसमें आपको ये जरूर देखना है कि इसमें पूछा जा सकता है कि वो कंडीशन बताइए जिसको आप लुईस अम्ल या लुईस बेस कह सकते हैं। तो उसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। लिमिटेशंस हमने पढ़ रखी थी इसकी। देखिए इसके लिमिटेशंस के अंदर जो आते हैं ना, इसमें भी क्या है, कुछ बातों को नहीं बता पाया। अब इसी प्रकार सेम जो हम आगे की जो इसी में ये हिंदी के नोट्स हैं आपके ब्रोंस्टेड लोरी के जो आपके आते हैं, और उसके बाद में सिंपल अम्ल और क्षारों का जो इसमें वर्णन कर रखा है कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा, कौन सा दुर्बल क्षार होगा। इसके बाद में आपका जो कहलाता है ये अब नई थ्योरी जो आती है आपको, ये इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी थ्योरी और पढ़ाते हैं, और वो आता है यूसेनोविच की अभिधारणा। भाई देखिए यूसेनोविच ने एक सिंपल एक बात कही, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप इसको बात ध्यान रखिए। एक अम्ल ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है तो उस उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बनाता है। तो पहली बात तो यह है कि लवण बनाता है, धनायन देता है अथवा ऋणायनों के साथ संयोग करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। अर्थात इसने कोई भी एक स्पष्ट बात नहीं की, परंतु इसने सभी का कॉम्बिनेशन एक बात बताई कि अम्ल कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जो उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बना सकता है, या धनायन देता है, या ऋणायनों के साथ संयोग करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। और ऐसा कोई पदार्थ उदासीनीकरण के द्वारा अम्लों के साथ लवण बनाता है अथवा ऋणायन मुक्त करता है अथवा धनायन के साथ संयोग करता है, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकता है, क्षार की श्रेणी में आता है। अतः अधिकांश अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं सहित अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती हैं। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रमुख रूप से अम्लों व क्षारों की दो प्रकार की अवधारणाएं, प्रोटोनिक अवधारणाएं जिसको बोलते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आरएनएस व ब्रोंस्टेड जो अवधारणा थी वो सम्मिलित थी, और अप्रोटोनिक अवधारणा जिसमें लक्स फ्लड व लुईस अवधारणा सम्मिलित हैं। अभी हम लक्स फ्लड को पढ़ेंगे। देखिए प्रोटोनिक अवधारणा के बाद में यूसेनोविच ने जो बात कही, उसने एक कलेक्टिवली थ्योरी दी जिसमें इन सभी बातों को उसने संग्रहित किया कि ये सब अगर काम करता है तो वो अम्ल कहलाता है, परंतु एक निश्चित चीज़ उसने नहीं बताई। इसलिए ये जो थ्योरी है इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। बाकी ये थ्योरी इतनी लंबी और ऐसी थ्योरी नहीं है जिसके द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाया गया। देखिए हम थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में इस थ्योरी को और पढ़ पाते हैं। इसके अंदर जो कहा गया वो देखिए क्या कहा गया है। ये लुईस कॉन्सेप्ट आ गया, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आ गया है, और बेसिसिटी भी आ गया है, एसिड बेस भी इसमें आ गया है यूसेनोविच का। देखिए हम देख रहे हैं अभी इसमें जो आपके सभी इम्पोर्टेंट
जितने भी इसमें आपके थ्योरी जो नहीं दी गई है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड स्ट्रेंथ की बात अगर आ गई है, और आपकी दूसरे वाले यूनिट है उसमें अब एक और आता है ये, इसमें देखते हैं आपके हमारा मेन जो सिद्धांत होता है वो होता है आप सबको हर चीज़ से समझा देना, किसी प्रकार से आप उसको समझ पाएँ। देखिए ये आपके ओशनोविच कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान रखें इंग्लिश मीडियम के बच्चे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। फर्स्टली, according to this concept, an acid is any chemical species which reacts with base, gives up cations or accepts anions or electrons, and a base is any chemical species which reacts with acids, gives up anions or accepts cations or donates electrons. Besides Arrhenius, Bronsted, Lowry or Lewis acids and bases theory, this concept includes all the oxidizing agents as acids and reducing agent as base। तो उसने क्या बताया कि एसिड्स सारे कितने होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना एसिड्स कहलाते हैं। और वैसे भी ध्यान रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एसिड्स और रिड्यूसिंग एजेंट एज ए बेस, ये इसकी मेन थ्योरी थी। सम एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर गिवन बिलो। देखो इसमें जैसे आपका एसिड बेस और साल्ट बनने की जो थ्योरी है इसमें है, पहली बात तो साल्ट बनते ही बनते हैं। देखिए सबसे पहले से Cl2 2K+, तो 2KCl बन गया, K लॉसेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाइल Cl गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए ये आपका साल्ट बन गया, परंतु एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। SO3 वाले और CO के अंदर कैल्शियम सल्फेट जो बनता है इसमें भी यही है। और आपका ये K for Fe6 और आप इस प्रकार के it is the most general concept out of the concepts of acid base so far given. The concept is undoubtedly too broad that nearly all the chemical reactions fall into acid base category। अनडाउटली ये आपको बता रहा है कि किसी प्रकार से भी ये एक ब्रॉड टाइप की थ्योरी है जिसमें काफ़ी चीज़ों का समावेश किया गया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका है कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इन पर आपका मेन फोकस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इसने एसिड बोला है और सभी रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपके बेस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपकी थ्योरी आती है वो थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी के रूप में आती है, और इस थ्योरी को आप जो बोलते हैं ये आती है आपकी लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। देखिए मैं शॉर्ट में इसको समझाना चाहता हूँ आपको। जैसा लुईस एसिड और बेस में आपको लोन पेयर की अवधारणा दी गई थी, सभी में एक पर्टिकुलर अवधारणा होती है, ऐसे ही लक्स फ्लड की अवधारणा भी होती है। इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें होता है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन लोन पेयर की भांति जो एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है। जैसे वहाँ पर आपने लुईस एसिड के अंदर क्या कहा था कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है, लुईस ने कहा गया था जो लोन पेयर लेता है वो अम्ल होता है। यहाँ ऑक्साइड आयन जो लेता है वो एसिड कहलाता है, और बेस क्या कहलाता है जो ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी जो पढ़ते हैं उसमें देखो, द कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय लक्स। ठीक है, आप कोई भी जो चीज़ करते हैं इसमें देखिए द कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय लक्स 1939। देखिए इससे पहले ब्रोंस्टेड लोरी और आपके लुईस कॉन्सेप्ट दिया गया था 1923 में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, द कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय लक्स एंड 1939 एंड एक्सटेंडेड बाय फ्लड 1947, जब भारत आज़ाद हुआ। फ्लड ने कब कहा, जब भारत आज़ाद हुआ। देखिए 1937 1947 इन दोनों में ये क्या, चूँकि इसने विस्तार किया फ्लड ने, तो ये क्या कहलाया,
To explain acid base reactions in terms of the oxide ion, according to this concept, a base is any substance which gives up oxide ions, and an acid in any substance which gains oxide ions. तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसने जो बताया आपको इस बेसिस पे क्या बताया, द फॉलोइंग रिएक्शन थर्स इन्वॉल्व CO, PbO इज बेसेस and SiO2, SO3 and acidic oxides which react together to form the salts respectively. ध्यान रखें ये साल्ट भी बनाएंगे। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ें, तो आप ध्यान से देखिए। इसको बैक करके हम दूसरा खोलते हैं। ये दोनों ही मैंने आपको ई कंटेंट्स के रूप में दे दिए हैं। लक्स फ्लड जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसके अंदर बहुत ही आसानी से उसको समझा जा सकता है। केवल नाम में चेंज है, बाकी किसी प्रकार का कोई भी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। क्या कहा, दोबारा समझेंगे। जैसे बेरियम ऑक्साइड और CO2, बेरियम कार्बोनेट बनता है इसमें। अब देखिए उक्त इसमें क्या हुआ है कि ये आपका, ये देखिए एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखो, लक्स की ऑक्साइड स्थानांतरण की अम्ल क्षार अवधारणा को थोड़ा और विस्तार किया जा सकता है, जिसके अनुसार कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड की कार्बेनियन को त्याग सके उसे क्षार कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन को ग्रहण कर सके उसे अम्ल कहते हैं। ये इसका विस्तारवादी रूप हो सकता है, लक्स की जो ऑक्साइड जो स्थानांतरण, लेकिन इसको मेनली हम जो कहेंगे, जो समझाया हमने वो क्या है, ऑक्साइड आयन्स की बात पर समझाया। ये विभिन्न प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब आता है विलायक तंत्र का, जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। आपको इतना बहुत ही विस्तार से बताने के बाद में एक बात है, यह सिद्धांत आर्यन सिद्धांत का ही एक प्रकार से विस्तृत रूप है। आर्यन सिद्धांत के अनुसार देखो कहा गया था, पदार्थ जो जल में घुलकर प्रोटॉन मुक्त करे वह अम्ल होता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है वो क्षार कहलाता है। ठीक है। सामान्यतः विलायक सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलकर यदि विलायक के धनायन मुक्त करता है तो वह अम्ल कहलाता है, और जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर उस विलायक के ऋणायन मुक्त करता है वह क्षार कहलाता है। विलायक के धनायनों और ऋणायनों का आपस में संयुक्त होकर विलायक अणुओं का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। उदाहरणतया विलायक द्रव अमोनिया का स्वतः वियोजन निम्न प्रकार से बताया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इसी प्रकार से इसमें बता दिया जाएगा कि कौन सा आपका वे तंत्र जो द्रव अमोनिया में अमोनियम आयन मुक्त करेंगे अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में अमाइड आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं। और अमोनियम आयनों का एमाइड आयनों के साथ संयुक्त होकर अमोनिया अणु बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलायकों का सम आयन और सम विषम आयन में प्रभाव। सीधी बात है, कॉमन आयन जब भी किसी रिएक्शन में आता है तो वो उसके आगे फर्दर डिसोसिएशन को क्या है, बाधा पहुंचाता है। अतः गैसीय अवस्था, पहले देखिए, गैसीय जल प्रावस्था में कोई भी स्पीशीज H3O से अधिक अम्लीय नहीं हो सकती, OH से अधिक क्षारीय नहीं हो सकती। और ये आपको जो ये कंटेंट दे रखे हैं इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि आपकी पूर्ण रूप से थ्योरियाँ कौन कौन सी दी गई थी। आर्यनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट दिया गया, लुईस कॉन्सेप्ट दिया गया, और ब्रोंस्टेड और आर्यनियस आपका 1923 में ही दिया गया, और ब्रोंस्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट आपका 1923 में दिया गया। 1939 में आपका क्या, ये आपका लक्स दी गई। फ्लड आपका 1947 में दिया गया। इस प्रकार से सॉल्वेंट्स और आपके उभयप्रोटिक विलायक ये आप सब स्वयं पढ़ सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ध्यान रखें, ये बहुत आपसे पूछा गया क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित अम्लों में प्रबलता का क्रम निर्धारित कीजिए। तो HClO4 सबसे अधिक, और वैसे अगर हम इसको निर्धारित कर सकते हैं कि अगर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो सेंट्रल मेटल आयन पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकरण अंक रखता है वह सबसे अधिक प्रबल क्या होता है, अम्ल होता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्या है कि HClO4 सबसे अधिक है, और उसके बाद में यदि H2SO4 आ रहा है, यदि HClO3 आता तो वो H2SO4 और HClO4 के बीच में आता,
HCl उसके बाद में, HNO3 उसके बाद में। ठीक है, ये आपका उभयधर्मी जो विलायक होता है एम्फीटेरिक होता है, एम्फीट्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स जो है वो उनके बारे में बता रखा है। इस प्रकार से अब आपको नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा सा हम लिखावट के रूप में लेंगे क्लास, उसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में दोबारा रिवीजन कराएंगे, दोबारा क्लास से एक बार सारे क्लास का रिवीजन कराएंगे, आपका एसिड बेस ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।